राम राम, सत श्री अकाल जियो पॉलिटिकल तमाशा के सारे व्यूवर्स नू। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम जियो पॉलिटिकल तमाशा के इस नए एपिसोड और इस नई सीरीज को एक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस एपिसोड के थ्रू, जिस सीरीज का मेन पर्पस होगा कि पंजाब पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर फरवरी या जनवरी में पंजाब में इलेक्शंस ड्यू हैं और इसके साथ 4 अदर स्टेट्स में भी इलेक्शंस होंगे, जिसमें गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे स्टेट्स भी आते हैं। तो अगली साल जो पंजाब के इलेक्शंस हो रहे हैं उनको लेकर हमारी टीम ने एक सर्वे कंडक्ट किया अभी और पंजाब के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में घूम के आई है। तो आज हम इस वीडियो में पंजाब की पॉलिटिक्स की ही बात करेंगे और उन 5 डिस्ट्रिक्ट से हमारा क्या असेसमेंट निकला है सारी पॉलिटिकल पार्टियां लेके, कि आम आदमी पार्टी जो अभी गवर्नमेंट में है, जिनको एक थंपिंग मेजोरिटी मिली थी 2022 में 94 सीट्स आउट ऑफ 117 सीट्स में से, तो क्या वो फिर से रिपीट कर पाएंगे भगवंत मान दी गवर्नमेंट, या फिर कांग्रेस का चांस है इस बार फिर से पावर में आने का। क्योंकि 2024 लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस को सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स मिली थी पंजाब से, तो कांग्रेस भी काफी होपफुल है पंजाब को लेकर कि वहां पर हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है। साथ में बीजेपी ने भी अपना पूरा जोर लगा रखा है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी जी आजकल ज्यादा टाइम पंजाब में स्पेंड कर रहे हैं और बीजेपी भी धीरे धीरे अपना ग्राउंड गेन कर रही है पंजाब के अंदर। तो ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी क्या प्लानिंग कर रही है पंजाब में और क्या चला हुआ अभी पंजाब में एट प्रेजेंट बीजेपी के लिए। साथ में अकाली दल रिसर्जेंट हो रही है। पिछली टाइम में हमने देखा है 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में वो एक ही लोकसभा जीत पाए, बठिंडा, जो कि उनका होम टर्फ है, उनका बेस्टन है। हरसिमरत कौर बादल जी बठिंडा से लोकसभा सांसद चुनी गई। और इस बार अकाली दल, क्योंकि पिछली बार उनकी 2-3 सीटें ही आई थी, तो इस बार उम्मीद है कि उनको ज्यादा सीटें मिलेंगी और उनके चांसेस ज्यादा है इस बारी पंजाब में सीटें इंक्रीज करने की। तो इन सारी पार्टियां की बात करेंगे आज हम अपने इस शो के अंदर, और साथ में पंजाब की पॉलिटिक्स को थोड़ा लेयर बाय लेयर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पंजाब की पॉलिटिक्स कह रही है और किस डायरेक्शन में पंजाब जा रहा है। क्योंकि काफी स्प्लिंटर ग्रुप्स भी आ गए हैं अभी पंजाब में, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स भी हैं, लाइक वारिस पंजाब, या फिर पुन्नर सुरजीत एक नया ग्रुप बना है अकाली दल से ब्रेक अवे होके। क्योंकि अकाली दल के अंदर अभी एक फाइट चली हुई है कि सुखबीर बादल को लीडरशिप को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पहले जब तक सरदार प्रकाश सिंह बादल जी थे तो उनकी लीडरशिप को कोई क्वेश्चन करता नहीं था और वो एक डोमिनेंट लीडर थे पंजाब पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन अभी जब से सुखबीर बादल लीडर बने हैं अकाली दल के, तब से बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं, मनप्रीत अयाली जैसे, जो कि एमएलए है अभी सिटिंग अकाली दल से, वो इस लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उन्होंने अपना एक अलग फैक्शन बना लिया जिसको शिरोमणि अकाली दल पुन्नर सुरजीत भी बोलते हैं। और अभी पुन्नर सुरजीत और वारिस पंजाब, जो कि अमृतपाल दी पार्टी है, अमृतपाल एक नया फिनोमिना है पंजाब की पॉलिटिक्स में, सिद्धू मूसेवाला की तरह, या फिर एक वो दीप सिद्धू था जिसका एक्सीडेंट में डेथ भी हो गई थी, वो काफी वायरल भी हुआ था, काफी फेमस भी हुआ था वो लड़का। तो आज हम इन सारे फिनोमिनास के बारे में बात करेंगे क्योंकि पंजाब की पॉलिटिक्स काफी इंटरेस्टिंग है। पंजाब इकलौता स्टेट है इंडिया में जिसके अंदर सबसे ज्यादा, पंजाब वो स्टेट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन है। अप्रोक्सीमेटली 32 से 33% पंजाब की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका वो एससी कम्युनिटी बिलोंग करती है। दूसरा, पंजाब इज ए लैंड ऑफ गुरुज। वहां पर बहुत सारे गुरुज हुए हैं, हमारे गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक, और अभी भी एक लिविंग गुरु है गुरु ग्रंथ साहिब जी। तो लैंड ऑफ गुरुज है, लैंड ऑफ डेराज है। यहाँ पर डेराज का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। मालवा में जो सिरसा वाला डेरा है, डेरा सच्चा सौदा, उसकी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। सिटीज के अंदर और मर्चेंट क्लास के अंदर ज्यादा राधा स्वामी सत्संग ब्यास वालों की काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, जिनके मुखी हैं ढिल्लो साहब। उसके अलावा डेरा सत्संग भल्ला भी है जालंधर के अंदर, जिसके अंदर अभी मोदी जी जाके आए थे गुरु रविदास जयंती के अंदर। तो उसके अलावा निरंकारी इसके भी डेरा है। तो वहां पर डेरास की पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है और उनका क्या रोल है ये आने वाली वीडियोस में हम समझने की कोशिश करेंगे पंजाब पॉलिटिक्स की, जो हम ये पूरी सीरीज चला रहे हैं इसको लेकर। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं 2022 के अंदर क्या सिचुएशन थी पंजाब की। 2022 में एक सिचुएशन ये हो गई थी कि कांग्रेस उस टाइम पे रूल कर रही थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को लास्ट के 6 मंथ या 3 मंथ से पहले पावर से हटा के चरणजीत सिंह चन्नी जी को लेके आए, जो कि न्यू दलित फेस थे, उनको सीएम बनाया गया वहां पर पंजाब में। लेकिन कांग्रेस पार्टी रिपीट नहीं कर पाई पंजाब में क्योंकि उसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो इनफाइटिंग बहुत ज्यादा थी पंजाब के अंदर, नवजोत सिद्धू वाला ग्रुप अलग चला हुआ था, कैप्टन साहब वाला ग्रुप अलग चला हुआ था, बाकी ग्रुप से बहुत सारे थे वहां पर। सुखजिंदर रंधावा जी का एक ग्रुप है, उसके अलावा प्रताप बाजवा जी का जो हमेशा से सीएम क्लेमेंट रहे, उनका एक अपना ग्रुप है। तो ये जो इनफाइटिंग थी इसको लेकर, इसकी वजह से कांग्रेस हार गई पंजाब के अंदर 2022 में। दूसरा, कांग्रेस ने जो प्रोमिस किए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने, वो फुलफिल नहीं हो पाए। जैसे कि ड्रग का जो इशू था, या फिर जो सैक्रिलेज का इशू था, गुरु ग्रंथ साहिब की जो सैक्रिलेज का इंसिडेंट हुआ था बरगाड़ी एक टाउन है फरीदकोट के अंदर छोटा सा,
उसके अंदर ये इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद पुलिस फायरिंग हुई, कोट का पूरा पुलिस फायरिंग भी बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर बहुत सारे लोग भी मारे गए, और जिसके बाद अकाली दल की गवर्नमेंट के डाउनफॉल का वन ऑफ द मेन रीजन था ये बरगाड़ी इंसिडेंट जो 2015 में हुआ था पंजाब के अंदर। तो उसके बाद ये प्रॉमिस किया था कैप्टन साहब ने कि हम इस बरगाड़ी के जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको पनिश करेंगे और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएंगे, लेकिन उस इशू के ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। 5 के 5 साल वो फाइल दबी की दबी रहेगी। इस कारण भी पंजाब के लोगों का काफी ज्यादा गुस्सा था कैप्टन साहब को लेकर। तीसरा, कैप्टन साहब ज्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं थे। कैप्टन साहब की रॉयल्टी से बिलोंग करते हैं, पटियाला रॉयल फैमिली से आते हैं, तो कैप्टन साहब का जो पब्लिक कनेक्ट था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था और ब्यूरोक्रेट्स ही पूरी गवर्नमेंट को रन कर रहे थे। तो इस कारण भी पंजाब के अंदर एक कांग्रेस की गवर्नमेंट रिपीट नहीं कर पाई और आम आदमी पार्टी को एक चांस मिल गया। और दूसरा, अकाली और बीजेपी उस टाइम पे स्प्लिट हो गए थे, जो उनका अलायंस चलता आ रहा था, क्योंकि अकाली और बीजेपी इसका बहुत पुराना अलायंस है। बीजेपी के सबसे पुराने अलायंस पार्टनर में या तो शिवसेना थी या अकाली थे। आज दोनों के दोनों बीजेपी के साथ नहीं है, क्योंकि शिवसेना को दो टुकड़ों में कर दिया है बीजेपी ने, और अकाली दल अभी बीजेपी के साथ वापस आया नहीं फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर 2022 में। खासकर उस टाइम पे फार्मर प्रोटेस्ट काफी पीक पे थे और अकाली दल ने अपना जो अलायंस था, और हरसिमरत कौर बादल एनडीए गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी थी, तो उन्होंने वहां से रिजाइन करके अपना अलायंस हटा लिया बीजेपी के साथ। तो उसकी वजह से जो बीजेपी और अकाली में स्प्लिट हो गया, अकाली और बीजेपी का अलायंस टूट गया। साथ में कांग्रेस में इन फाइटिंग और कांग्रेस में कैप्टन साहब की घटिया इमेज के कारण आपको एक चांस मिल गया। एक वैक्यूम था पंजाब की पॉलिटिक्स में जिसको आपने भरा। आप 2017 में ही भर सकती थी, लेकिन वहां मल्टीपल रीजंस रहे जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी 2017 में रिपीट नहीं कर पाई। लेकिन 22 में उनको फिर से प्लेटर में गवर्नमेंट मिल गई और उन्होंने क्लियर कट मेजोरिटी लोगों ने दी, क्योंकि लोग अक चुके थे इन अकालियों से और इन कांग्रेसियों से। इस करके उन्होंने एक नई पार्टी को मौका दिया। तो पंजाब में हम जब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि पंजाब में आप दी 2022 में अनेरी सी, अनेरी मतलब वेव थी एक पूरी पूरी। तो अब क्या सिचुएशन है? 4-5 साल हो गए गवर्नमेंट को बने हुए, अब इस साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में इलेक्शंस होने हैं। तो 4 साल में आम आदमी पार्टी ने क्या डिलीवर किया, अब 2027 की क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, उसमें हम पार्टी बाय पार्टी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी की बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी अभी रूलिंग पार्टी है, 4 साल से रूल कर रही है। थंपिंग मेजोरिटी दी है पंजाब के लोगों ने, 94 सीट्स देके आम आदमी पार्टी को। कोई अपोजिशन नाम की चीज ही नहीं छोड़ी असेंबली के अंदर, क्लियर कट मेजोरिटी थी आम आदमी पार्टी की। लेकिन आम आदमी पार्टी ने क्या क्या डिलीवर किया, क्या क्या उसके वीक पॉइंट्स हैं और कहां आम आदमी पार्टी लूज करती दिख रही है। तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज दी है, इससे पंजाब के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रिसिटी होने से कोई बिजली का बिल नहीं आ रहा है, चाहे वो गरीब लोग हो या अमीर लोग हो, सबके लिए 300 यूनिट हर महीने फ्री है पंजाब के अंदर। तो 2 महीने तक आप 600 यूनिट्स को यूज कर सकते हो और उनका कोई बिल नहीं है। साथ में पंजाब में एक बहुत बड़ा इश्यू था अकालीज और कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम की, जो फार्मर्स खेतों में मोटरें चलाते हैं उनमें लाइट रात को आती थी। तो फार्मर को या उसका जो सीरी बोलते हैं, जो उसका हेल्पर होता है, गांव का ही बंदा होता है, वो दोनों रात को जाते थे खेत में पानी लगाने के लिए, मच्छर खा जाते थे बेचारों को, बहुत परेशान रहते थे। तो इस करके आम आदमी पार्टी ने अभी क्या उनको लाइट दिन में देना स्टार्ट कर दिया। सुबह 9 बजे लाइट आ जाती है और शाम को 5 बजे तक रहती है। तो इस करके भी पंजाब के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, स्पेशली फार्मर कम्युनिटी के अंदर भगवंत मान की गवर्नमेंट को लेकर। तीसरा, भगवंत मान की जो पॉजिटिव अचीवमेंट वो ये है कि लोग जो बोल रहे हैं गांव में कि पहले वाली गवर्नमेंट्स में एक वनडेटा पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती थी। मतलब अगर मेरे को वोट नहीं दे रहा तो उस बंदे से पर्चे पाते, उस बंदे को फड़ के जेल से डालता। तो ये सारे जो काम कांग्रेस गवर्नमेंट या अकालीज के टाइम पे होते थे, पर्चों वाले काम की वेंडेटा यूज करना, अपने अपोनेंट्स के ऊपर फर्जी केसेस लगाना, उनको इम्प्लीकेट करना फॉल्स केसेस के अंदर, वो सारे के सारे काम आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट में लोगों को लगाया है कि बंद हो गए हैं। तो इस करके भी लोग बहुत ज्यादा खुश है। एक और इंपॉर्टेंट इशू है आम आदमी पार्टी में जो पहले वाली गवर्नमेंट के पास नहीं था, जो उनका मेन यूएसपी बनता जा रहा है, वो है बिना खर्ची और बिना पर्ची के जॉब्स दे रहे हैं। मतलब बिना किसी की सिफारिश के, बिना पैसों के आम बच्चे पंजाब में नौकरियां मिल रही हैं, गवर्नमेंट जॉब्स। तो इसके अंदर कोई आपको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। पहले अकाली गवर्नमेंट और ऐसे एलिगेशंस हैं कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे कि मिनिस्टर्स को कोटा मिलता था, एमएलए को कोटा मिलता था कि आप इतने लोगों को नौकरी लगवा दो, आप इतनों को लगा दो। तो उसमें सिफारिशें चलती थी, पैसा चलता था, गरीब बच्चों को नौकरी नहीं मिलती थी। तो अब ये सिचुएशन पंजाब के अंदर इंप्रूव हुई है। पंजाब के अंदर अब बिना पैसों के नौकरी, हाँ नौकरियां लिमिटेड ही मिली है 5 साल में, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड ही होती है, सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है। तो बट जितनी भी गवर्नमेंट जॉब मिली है उसमें एक फेयर प्रोसेस के थ्रू ही मिली है। कोई पेपर लीक का भी मैंने सुना नहीं पंजाब में। अभी 1 महीना घूम के आया था, क्योंकि मैं इससे पहले पंजाब से पहले राजस्थान पॉलिटिक्स में भी मैंने 2-3 साल लगाए हैं। वहां भी मैंने काफी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के बंदों के साथ काम किया है। तो मैंने वहां पर ये देखा कि अशोक गहलोत की गवर्नमेंट जो थी, अभी भजनलाल शर्मा जी की गवर्नमेंट राजस्थान, उससे पहले गहलोत साहब की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे बहुत सारे पेपर लीक्स होते थे और साथ में
ये फेवरेटिज्म का एलिगेशन लगता था कि अपने बंदों को ही नौकरियां मिल रही हैं। जैसे वहां के उस टाइम पे जो अभी स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं कांग्रेस के, गोविंद सिंह डोटासरा जी, उनके ऊपर एलिगेशन लगता है कि उन्होंने अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को आरएस जैसी टॉप जो ब्यूरोक्रेटिक जॉब्स होती है उसमें अपने बंदों को लगवा दिया और फेवरेटिज्म किया। वो उस टाइप एजुकेशन मिनिस्टर थे, आज एक बहुत ज्यादा फेमस और हार्ड वर्किंग स्टेट प्रेसिडेंट है, पीसीसी प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के। वैसा ही सेम पंजाब में सिनेरियो था। अब पंजाब के अंदर ये सिनेरियो चेंज हो रहा है इस गवर्नमेंट में, और ये गवर्नमेंट के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो एक तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाला, साथ में बिना पैसों के जॉब्स जो मिल रही हैं बच्चों को, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता जा रहा है पंजाब में। एक दिने लाइट आ जाती है किसाना ली, बहुत ज्यादा चंगी गल है ये, तो ये भी एक बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है पंजाब के फार्मर्स को। ये सारे इश्यूज हैं जिनको लेकर आम आदमी की एक पॉजिटिव इमेज बन रही है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के नेगेटिव पॉइंट्स बहुत सारे हैं। नेगेटिव पॉइंट पहला तो यही है कि ड्रग वाला इशू जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कैप्टन साहब की तरह कि 10 दिनों में खत्म कर देंगे, 15 दिनों में खत्म कर देंगे, 1 वीक में कर देंगे, 4 वीक में कर देंगे, महीने में खत्म कर देंगे, कोई खत्म नहीं हुआ। ड्रग आज भी कॉमन प्रॉब्लम है। हम पिंडों में जाते हैं तो सुनने को मिल ही जाता है यहाँ पर ड्रग एडिक्ट इतने बढ़ गए हैं। साथ में कुछ पिंडों में तो हम जाते हैं तो वहां पर बच्चे मर रहे हैं 20-22 साल के ड्रग एडिक्शन की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। और पंजाब में एक मूवमेंट भी चली हुई है कि अफीम और बुरखी दी खेती लीगलाइज किया जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता होती इंडिया में जैसे मालवा वाला रीजन है मध्य प्रदेश, या फिर ये नीमच वाला, चित्तौड़गढ़ वाला, कोटा के आसपास जो एरिया है, कोटा भीलवाड़ा के पास, इस एरिया में सरकार ने लाइसेंस दे रखे हैं फार्मर्स को अफीम की खेती करने के लिए। तो पंजाब में भी लोग यही चाहते हैं कि अफीम की खेती के लाइसेंस मिले किसानों को, क्योंकि इसका फायदा ये होगा कि किसान जो अफीम बोएंगे, जो वो हार्ड ड्रग नहीं है, और जो ये केमिकल सिंथेटिक ड्रग है ये ज्यादा डेडली है, ज्यादा डेंजरस है बच्चा दी लाइफ के लिए। इसलिए वो चाहते हैं कि सॉफ्ट ड्रग डाला जाए इकोनॉमी के अंदर, ताकि जिससे हार्ड ड्रग वाली इशू सोल्व हो जाए। अब ये कितना सोल्व होगा, कितने नहीं होगा, इसके ऊपर इसके पीछे कितनी साइंस है, क्या रिसर्च है, क्या स्टडीज है, मैं इनके ऊपर नहीं जाऊंगा आज वीडियो में। लेकिन पॉइंट ये है कि पंजाब में एक मूवमेंट ये भी खड़ी हो रही है कि ड्रग इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि अब लोग वो कहने लगे इससे अच्छा तो अफीम ही खा ले बच्चे, दारू ही पी ले, दारू दूरू पींदा हो तो सरजू, चिट्टे तो परहेज चाहिदा। ये गाना भी है पंजाब के अंदर एक, कि चिट्टा इतना बड़ा, हेरोइन ड्रग इतना बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सिंथेटिक ड्रग की, लोग मर रहे हैं हर रोज वहां पर, और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। गवर्नमेंट के कई मिनिस्टर्स, उनके एमएलए के बंदे फड़े जा रहे हैं। एक सरपंच फड़ा गया अभी थोड़े दिनों पहले तरन तारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड था, और उसके घर पर 18-20 किलो हीरोइन मिली है। तो कहने का मतलब इसके अंदर सारी पार्टीज के बंदे इन्वॉल्व हैं, और ड्रग एक बहुत बड़ा इशू है पंजाब के अंदर जिसको सोल्व करने की जरूरत है। और पंजाब में यहां आम आदमी पार्टी फेल हो रही है, इस करके आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी बन रही है पंजाब के अंदर। दूसरा मेजर रीजन जो है जो आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी बनने का है कि बहुत सारे एमएलए जो जीत तो गए, क्योंकि वेव थी पंजाब में आम आदमी पार्टी की, लेकिन उसके बाद 4 साल तक फील्ड में दिखे ही नहीं। चंडीगढ़ में ऐश ले रहे हैं, कोठियों में सो रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, वहां बैठ के पिंडों में जाते ही नहीं है। तो लोग परेशान हो गए हैं वैसे एमएलए फेसिस से। मैं आने वाली वीडियोस में कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी बताऊंगा आपको कि कौन से एमएलए जो अपनी फील्ड में ही नहीं जाते हैं, दिखते ही नहीं है, लोगों ने देखा ही नहीं है, 4 साल हो गए। तो उन लोगों को क्यों जिताएंगे लोग, चाहे आम आदमी पार्टी कितनी चंगी होए, उन्होंने वोट कौन दे पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है पंजाब के अंदर कि एमएलए के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी होगी, स्पेसिफिक भगवंत मान के खिलाफ इतनी नहीं है जितनी एमएलए के खिलाफ होगी है। तीसरा जो मेजर इश्यू निकल रहा है पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ, वो ये है कि जो गवर्नमेंट दिल्ली से चल रही है, पहले राघव चड्ढा जी चला रहे थे, अभी केजरीवाल जी किसी और को भेज दिया, अभी मनीष सिसोदिया जी चला रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं लोग। तो इससे पार्टी की इमेज खराब हो रही है कि दिल्ली से रिमोट कंट्रोल्ड पार्टी चल रही है। अब भगवंत मान जी तो ये भी कहते हैं कि सारी पार्टी ही दिल्ली से चलती है, कांग्रेस भी तो दिल्ली से चलती है, बीजेपी भी तो दिल्ली से चलती है। वो बात सही है, लेकिन एक ओपनली इमेज ऐसी बनना कि दिल्ली से गवर्नमेंट चल रही है, इससे पंजाब में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। क्योंकि पंजाब हमेशा ही एंटी दिल्ली पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है, हमेशा सेंटर को चैलेंज किया है पंजाब ने हिस्ट्री में। गुरुओं ने हमेशा लड़ाई लड़ी है दिल्ली के खिलाफ। गुरु गोविंद सिंह को इसलिए तो चादर ए हिंद का खिताब दिया जाता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि उन्होंने हिंदूज को बचाया मुगल सल्तनत के अगेंस्ट, औरंगजेब की डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट। उन्होंने दिल्ली के आगे कभी झुकना पसंद नहीं किया, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी ने। उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी दिल्ली के खिलाफ। इसलिए पंजाब के कल्चर में एक ये स्पिरिट है कि हमेशा टू ऑलवेज फाइट अगेंस्ट द डिक्टेटर, क्रूअल, ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज। तो इन सारी चीजों के खिलाफ लड़ने की पंजाब को हमेशा से आदत रही है, और पंजाब हमेशा से दिल्ली को चैलेंज करते आया है। पंजाब के अंदर ये स्पिरिट है, और ये स्पिरिट अगर ये मैसेज आएगा कि भगवंत मान जी नहीं चला रहे हैं, दिल्ली चला रही है गवर्नमेंट, भगवंत मान जी तो एक पपेट है, तो इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है पंजाब में, और उनकी इमेज खराब हो रही है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने और भी बहुत सारे प्रोमिस किए थे, जैसे एक आम आदमी पार्टी ने प्रोमिस किया था कि जो बूढ़े लोग हैं ओल्ड एज पेंशन हम 1500 से 2500 कर देंगे।
तो मतलब 1000 रुपीज बढ़ा देंगे, जैसे हरियाणा में 3400 रुपीज मिलते हैं ओल्ड एज पेंशन के नाम पे बूढ़ों और बुढ़ियों को, सेम वहां पर जो बीबियां हैं, बूढ़ी है, औरतें हैं या बूढ़े आदमी हैं, उनको सिर्फ 1500 रुपए मिल रहे हैं। पिछले 4 साल से कोई इंक्रीज नहीं हुआ है उनकी ओल्ड एज पेंशन में। और भगवंत मान जी ने प्रॉमिस किया था कि हम इसको 2500 कर देंगे, तो वो प्रॉमिस फेल हो गया, अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। उसके अलावा नरेगा नहीं चल रही। अब नरेगा देखो, नया बिल आया है, जी राम जी नया एक्ट आया है, उसके अंदर पहले क्या था, 90% सेंटर कंट्रीब्यूट करता था जो नरेगा के फंड होता था उसमें, और 10% स्टेट को देना होता था, जो कि एक छोटा सा अमाउंट था, हर स्टेट पे कर देता था। अभी 40% रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के ऊपर आ गई और 60 सेंटर पे करेगा। तो कहीं ना कहीं नरेगा को खत्म करने की कोशिश है सेंटर के द्वारा, क्योंकि 40% बहुत सारे स्टेट तो पहले डेट में है। पंजाब के अंदर तो 5 लाख करोड़ के अप्रोक्सीमेटली डेट हो रखा है, वो कहां से 40% कंट्रीब्यूट करेगा? उसके पास सैलरी देने तक के पैसे नहीं है अपने एम्प्लॉइज को, तो वो कहां से पैसा लाएगा? हिमाचल जैसे स्टेट, पंजाब जैसे स्टेट बहुत ज्यादा कर्जे में डूबे हुए स्टेट है ये, तो यहां पर फंडिंग, यहां पर पैसा पहले ही नहीं है। 40% का जो ये नया अमेंडमेंट किया गया है नरेगा के अंदर, ये सिर्फ बिल का नाम, ये एक्ट का नाम चेंज नहीं किया गया है, ये पूरा एक्ट का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ही चेंज करके रख दिया गया है सेंटर के द्वारा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सिर्फ 60%, हम 90% पे नहीं करेंगे। तो पंजाब में नरेगा का काम बंद पड़ा है, कई पिंडों में तो 1 साल हो गए काम नहीं चला है। तो नरेगा में हर गांव में किसी में 200 लोग इनरोल है, किसी में 300 लोग इनरोल है, तो उन सारे लोगों को काम ही नहीं मिल पा रहा है। और जो थोड़े बहुत लोगों को काम मिल रहा है वो सरपंच के खास है, उन्हीं को ही काम मिलता है। तो इसके कारण जो स्पेशली एससी कम्युनिटी, उनमें बहुत ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि उनका काम बंद हो गया। नरेगा उनके लिए एक मेजर सोर्स था इनकम का और लाइवलीहुड का, वो खत्म होता जा रहा है। जमींदार लोग तो चलो ठीक है, खेती बाड़ी करके अपना कमा लेते हैं या विदेशों में चले जाते हैं उनके बच्चे, लेकिन जो एससी कम्युनिटी है पंजाब के अंदर, वो नरेगा के ऊपर मेजरली डिपेंडेंट है। और कांग्रेस इसको अभी तक मुद्दा नहीं बना पाई है पंजाब के अंदर, क्योंकि कांग्रेस लेके आई थी नरेगा, लेकिन कांग्रेस आपको पता है इन फाइटिंग में पड़ी रहती है, इस करके वो एजेंडा नहीं बन पा रहा है पंजाब की पॉलिटिक्स में, वरना एक बहुत बड़ा एजेंडा है ये। और ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए प्रॉब्लम हो, क्योंकि आम गांव का आदमी नहीं समझता कि ये मोदी ने चेंज किया। उनको गुस्सा भगवंत मान पे आएगा वोटिंग वाले दिन कि उनका लाइवलीहुड छीना जा रहा है। इससे अच्छी तो कांग्रेस ही थी, कम से कम नरेगा तो चलता था। तो पंजाब के लोगों में नरेगा को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है, और ये गुस्सा आम आदमी पार्टी के ऊपर ही फूट सकता है आने वाले चुनाव में। तो ये देखने वाली बात रहेगी, और इसको लेकर गवर्नमेंट को कंसर्न होना चाहिए, स्टेट की और सेंटर की गवर्नमेंट को भी, कि नरेगा को फिर से चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली पुअर लोगों के लिए, उनके लिए बहुत ज्यादा एक हेल्पफुल स्कीम थी। तो नरेगा वाला इश्यू हो गया है, 1500 रुपए से 2500 रुपए करण वास्ते कैसे वो नहीं होया है। उसके अलावा बीबिया, लेडीज को उन्होंने बोला था कि हम 1000 रुपए देंगे जनरल कैटेगरी की लेडीज को, और 1500 देंगे एससी कैटेगरी की लेडीज को। ये प्रॉमिस किया था, 4 साल नंगे हैं, अभी तक कोई काम हुआ नहीं है उस चीज को लेकर। अभी अनाउंसमेंट हुई इस बजट में कि 1 अप्रैल से देंगे, लेकिन अभी फॉर्म भरे जाने हैं, 2-3 महीने उस प्रोसेस में लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अब ये है कि लास्ट में जाते जाते 2-3 महीनों के लिए दे रहे हैं, पहले क्यों नहीं दिए, 4 साल क्यों निकाल दिए। तो इसको करके लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को लेकर। ये सारे इश्यूज हैं जो आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो बड़ा ही मुश्किल हो गया है इस बार आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि अब वो वे वाली बात नहीं रही, अब आपको सीट बाय सीट लड़ना पड़ेगा। और हम बताएंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे सीट बाय सीट कि कहां कहां आम आदमी पार्टी आगे निकल रही है और कहां कहां आम आदमी पार्टी बिल्कुल फंस चुकी है या वन साइडेड हार रही है। अगली पार्टी की जो हम बात करेंगे वो है कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर फेवरेबल चीज यही है कि वो नरेगा वाली चीज है, कांग्रेस लोकसभा में अच्छा परफॉर्म किया था, तो कांग्रेस के लिए अच्छे चांसेस हैं यहाँ पर। लेकिन कांग्रेस के मैं जो अगेंस्ट चीज है उनकी ज्यादा बातें करूंगा। कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन फाइटिंग, जो हर स्टेट के अंदर है। हरियाणा में शैलजा वर्सेज हुड्डा है, राजस्थान में गहलोत वर्सेज पायलट है, वहां पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वर्सेज टीएस सिंहदेव है, वैसे ही पंजाब के अंदर भी है। पंजाब में रंधावा वर्सेस चन्नी है, बाजवा वर्सेस अपने राजा वड़िंग जी हैं जो अभी स्टेट प्रेसिडेंट है। तो राजा वड़िंग जी जो स्टेट प्रेसिडेंट बने हैं पिछले 4 साल से, वो स्टार्टिंग में उन्होंने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की, क्योंकि पार्टी एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, सारी सीटें पार्टी हार गई थी, बड़े बड़े लीडर्स हार गए, चन्नी साहब भी अपनी दोनों सीटें हार गए। तो उसके बाद जब राजा वड़िंग जी को प्रेसिडेंट बनाया तो राजा वड़िंग ने पूरी कोशिश की पार्टी को खड़ा करने के लिए, पार्टी में जान भी फूकी नहीं, क्योंकि युवा लीडर है, यूथ कांग्रेस से निकले हुए हैं, अभी लुधियाना से एमपी भी हैं, गिद्दड़बाह से कई बार विधायक भी रहे हुए हैं। तो राजा वड़िंग ने कोशिश की, लेकिन राजा वड़िंग के साथ प्रॉब्लम ये है कि राजा वड़िंग वो इन फाइटिंग को नहीं रोक पाए। इन फाइटिंग इवन और बढ़ गई राजा वड़िंग के आने के बाद पंजाब कांग्रेस के अंदर। पहले कैप्टन साहब बड़े फिगर होते थे, उनके नीचे सारे लीडर्स लाइन में आ जाते थे। अब कोई बड़ा फिगर रहा नहीं है पंजाब की पॉलिटिक्स में। फिगर है, रंधावा साहब बहुत बड़े लीडर है, प्रताप बाजवा जी बहुत बड़े लीडर है, चन्नी साहब बहुत पॉपुलर हैं गांव के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारे अपने अपने एरियाज में, पूरा पैन पंजाब लीडर शायद चन्नी साहब को छोड़कर कोई है नहीं अभी कांग्रेस पार्टी के पास, क्योंकि चन्नी साहब की एक पॉपुलैरिटी है
पूरे पंजाब में, स्पेशली रमदासिया कम्युनिटी जिससे वो आते हैं, और इवन जनरल कम्युनिटी के जमींदार लोग भी चन्नी साहब को बहुत पसंद करते हैं। चन्नी साहब ने जाते जाते वुमेन्स के लिए फ्री बस की सुविधा स्टार्ट की थी। उसके अलावा 17,000 रुपीज मुआवजा दिया था पर एकड़ हर फार्मर को, जो कि पिछले 4 साल से 1 रुपया नहीं मिला है आम आदमी पार्टी में किसी भी किसान को मुआवजा, चाहे उसकी फसल कितनी खराब हो जाए उसको 1 रुपया नहीं दिया सरकार ने, लेकिन चन्नी साहब देके गए हैं। तो चन्नी साहब पॉपुलर है, लेकिन वडिंग साहब इन सबको साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं। दूसरा, वडिंग साहब के ऊपर ये एलिगेशंस भी लग रहे हैं कि वडिंग साहब के ऊपर कुछ करप्शंस किए उन्होंने, जब वो ट्रांसपोर्ट मंत्री थे कैप्टन साहब की सरकार में, उन्होंने जो बॉडीज बनवाई थी राजस्थान से, उनके कई एलिगेशंस लग रहे हैं उनके ऊपर, जिसके कारण ये कह रहे हैं कि सीएम साहब उनके ऊपर दबाव बना पा रहे हैं और वो सीएम साहब के खिलाफ नहीं बोलते हैं और पार्टी के अंदर इन फाइटिंग और ज्यादा को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है कांग्रेस के साथ, जो कांग्रेस की इन फाइटिंग है, और कांग्रेस अगर इस इन फाइटिंग को रोक ले तो फिर कांग्रेस पार्टी पावर में आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस को लेकर पॉजिटिव एक इमेज है लोगों के अंदर। लेकिन कांग्रेस के पास एक तो चेहरा नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है कि चन्नी को बनाए या ना बनाए, और चन्नी साहब को अगर नहीं बनाएंगे, ज्यादा चांस यही लग रहे हैं, तो फिर उसके बाद कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि चन्नी ही एक ऐसा फेस है जो पैन पंजाब एक्सेप्टेंस है जिसकी कांग्रेस के अंदर बाकी लीडर्स की नहीं है। जैसे मैं अभी 5 डिस्ट्रिक्ट्स में घूम के आया था पंजाब में, जो मालवा के अंदर पैंदी है। अब पंजाब के अंदर 3 मेजर एरियाज है, मालवा, माजार, दुआबा। आप पंजाब की जब भी बात करेंगे तो मालवा की बात होगी, माजा की होगी, दुआबा की होगी। मालवा बेसिकली सबसे बड़ा एरिया है और हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर को टच करने वाला एरिया है, जिसके अंदर मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं लाइक पटियाला, मोगा, लुधियाना, बरनाला, उसके अलावा मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर बठिंडा है, उसके अलावा अपने अबोर फाजिलका वाला एरिया है, फरीदकोट है। ये सारा एरिया मालवा में पड़ता है और इसमें अप्रोक्सीमेटली 60 सीट्स है आउट ऑफ 117 सीट्स में 60 सीट मालवा में होती है। दूसरा मेजर रीजन है दुआबा। दुआबा एससीज का भी बेस्टन बोला जाता है कि सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन दुआबा में ही है पंजाब के अंदर ही। पंजाब में सबसे ज्यादा एससीज हैं पूरी इंडिया में किसी स्टेट में कंपेयर करो तो, लेकिन दुआबा में पंजाब के तीनों एरिया से सबसे ज्यादा एससी दुआबा में। दुआबा में जो मेन सिटी है वो जालंधर है, होशियारपुर है, कपूरथला है, ये सारे एरियाज दुआबा में आते हैं। उसके अलावा एक माझा एरिया जो पाकिस्तान के साथ ज्यादा लगता है, या हिमाचल या जम्मू वाली साइड लगता है, जिसके अंदर पठानकोट है, अमृतसर है, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट है, ये वाले एरियाज है। तो मैं अभी मालवा में घूम के आया हूँ। मालवा में 5 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स में जाके आया हूँ, जिसके अंदर पहला डिस्ट्रिक्ट है श्री मुक्तसर साहिब, जिसके अंदर सीटें हैं जैसे लंबी है, गिदड़बा है। लंबी से प्रकाश सिंह बादल जी लड़ते थे, गिदड़बा से राजा वड़िंग जी जो स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं वो भी जीते हुए हैं। अभी डिम्पी ढिल्लो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के वहां विधायक हैं जो पहले अकाली दल में होते थे। उसके अलावा फिर फरीदकोट के अंदर 3 सीट्स हैं, उसके अंदर मैं 2 सीट्स पे जाके आया हूँ। एक तो फरीदकोट के अंदर कोट का पूरा मेजर सीट है, क्योंकि वहां पर कुलतार संधवा जो के नाम है ज्ञानी जैल सिंह के ग्रैंडसन भी हैं, जो पहले प्रेसिडेंट रहे हुए इंडिया के और अभी स्पीकर है पंजाब असेंबली में। वहां कपूरथला भी जाके, कोटकपूरा भी सॉरी जाके आया हूँ। उसके अलावा जैतो एक सीट है फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रिजर्व सीट है, उस सीट पे मैं जाके आया हूँ। उसके अलावा बठिंडा के अंदर 3 सीट्स के ऊपर जाके आया हूँ मैं, एक रामपुरा फूल, उसके अलावा अपना मोड़ मंडी और तलवंडी साबो। उसके अलावा मानसा डिस्ट्रिक्ट में 2 सीट्स हैं जहां से सिद्धू मूसेवाला आता है, एक सरदूलगढ़ और दूसरी है मानसा। मानसा सिटी से पिछली बार लड़े थे सिद्धू मूसेवाला जी और चुनाव हार गए थे, इस बार उनके फादर साहब लड़ेंगे और उनका जो पिंड पैंदा है वो है सरदूलगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सरदूलगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां आम आदमी पार्टी क्लियरली जीत रही है इस बार चुनाव में हमारे ट्रेंड्स के हिसाब से। हम बात करेंगे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। तो यहाँ भी मैं जाके आया हूँ। उसके अलावा मैं पटियाला जाके आया हूँ, संगरूर जाके आया हूँ। संगरूर में लहरा गागा एक सीट है, वहां जाके आया हूँ। संगरूर क्योंकि होम टफ है सीएम साहब का, भगवंत मान जी पहले सांसद भी रहे हुए हैं और अभी दूरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पैंदी है संगरूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां से विधायक है और उनके जो स्टेट प्रेसिडेंट अमन अरोड़ा जी वो भी संगरूर से ही विधायक है। फिर मैं पटियाला में एक सीट है समाना, वहां से जाके आया हूँ और एक घनौर जाके आया हूँ। तो इन सीटों के बारे में हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। तीसरा पार्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने कांग्रेस की बात कर ली और आम आदमी पार्टी की बात कर ली, एक ब्रॉड ओवरव्यू ले लिया दोनों पार्टी। उसका अकाली काफी तेजी से उभर रही है फिर से पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर। हाँ, अब कुछ ब्रेकअप इफेक्शंस बन गए हैं, पुनर्सुरजीत, लेकिन वो वीक पड़ गया, इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो अकाली इस बठिंडा में, मुक्तसर में अपनी सीटें बढ़ा रहे हैं। पिछली बार 2-3 सीटें ही आई सी अकाली दल नू, इस बार अकाली दल 10-15 सीट्स पक्की लेके जाएगा और जिसमें हमारे सर्वे में 5-6 सीट्स उनको निकल रही हैं। स्पेशली बठिंडा में वो काफी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। रामपुरा फूल उनकी तरफ ही जाती हुई लग रही है, वहां पर सिकंदर सिंह मलूका साहब है, सीनियर वेटरन लीडर है अकाली दल के, वो जीतते हुए लग रहे हैं। लंबी में सुखबीर बादल जीत सकता है, सुखबीर बादल जी जीत सकते हैं। उसके अलावा अपने गिदड़बा सीट से भी अगर बादल साहब लड़ते हैं सुखबीर जी, तो फिर फाइट होगी राजा वड़िंग जी और सुखबीर बादल जी के बीच में, उनकी स्ट्रॉन्ग सीट्स हो सकती है। उसके अलावा बठिंडा के अंदर और भी मोड़ मंडी, तलवंडी साबो में अच्छी फाइटिंग पोजीशन में है ये।
लहरा गागा में इनके पास कैंडिडेट नहीं है क्योंकि ढींडसा साहब पार्टी छोड़ के चले गए हैं। परमिंदर सिंह ढींडसा जी बड़े वेटरन लीडर हैं अकाली दल के, अब वो पार्टी छट गए, मेरे ख्याल से पुनर्सुरजीत में चले गए हैं। पुनर्सुरजीत एक अलग ग्रुप बन गया अकाली दल से जो सुखबीर बादल की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर मेजर लीडर है एक तो अयाली साहब है जो खुद लुधियाना की एक सीट से एमएलए हैं, और उसके अलावा ये अपने परविंदर ढींडसा साहब हैं, उसके अलावा रखड़ा जी हैं जो पहले समाणा से विधायक रहे हुए हैं। तो ये सारे लीडर्स पुनर्सुरजीत वाले हैं। तो इन सीट्स पे अकाली दल काफी तेजी से बढ़ रही है और अकाली दल का रिसर्जेंस इस बार हो रहा है पंजाब की पॉलिटिक्स में। लेकिन कितना वारिस पंजाब और पुनर्सुरजीत, वारिस पंजाब अब एक और ग्रुप है, वारिस पंजाब को लीड करते हैं अमृतपाल जी। अमृतपाल कोई नहीं जानता था पहले, नया लीडर है, नया फेस है पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर। जैसे 1989 में सिमरनजीत सिंह मान, अगर आपको पंजाब की पॉलिटिक्स का थोड़ा पता हो तो सिमरनजीत सिंह मान आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने 84 के बाद रिजाइन करके चुनाव लड़ा, 89 में सांसद बन गए और उनकी पार्टी के 6 सांसद बने 13 में से पंजाब में। तो मतलब वो एक सबसे बड़ी पार्टी बन गई 1989 में, और 1991 आते वो पार्टी खत्म होगी, उसके बाद उस पार्टी का कोई नामो निशान ही नहीं है। तो पंजाब में एक हीरो वर्शिप और कल्ट फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है। मूसेवाला की किलिंग के बाद या फिर दीप सिद्धू के एक्सीडेंट के बाद पंजाब में एक वैक्यूम हो रखा है, एक हीरो नहीं है पंजाब के पास। तो इसी हीरो के वैक्यूम को देखते हुए ही अमृतपाल आया नया, और 2024 में आउट ऑफ ब्लू खंडूर साहिब एक सीट है वहां से सांसद भी बन गया, बिना मेहनत करे, बिना कोई उसका बेस होए, बिना कोई कार्डर होए, बिना कोई बूथ लेवल वर्कर होए। तो ये पार्टी अब वारिस पंजाब एक चैलेंज बन रही है क्योंकि तरन तारण बायपोल में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये भी काफी सीट्स निकाल सकते हैं वारिस पंजाब वाले। और स्पेशली जो लोग इन सारी मेन स्ट्रीम पार्टी से परेशान है ना, चाहे वो अकाली से परेशान है, कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से, वो कहीं ना कहीं वारिस पंजाब की तरफ इस बार देख सकते हैं और उनको वोट भी पा सकते हैं। तो ये पार्टी आ रही है। उसके अलावा फाइनली हम बात करते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी जो पार्टी है, बीजेपी ग्राउंड गेन कर रही है पंजाब के अंदर, सबसे सरप्राइजिंग बात है। उसका एक फैक्टर है कि उनको ये लगता है कि हरियाणा के लोग ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि पंजाब में अभी मालवाई घूम के आया हूं, जैसे मैंने आपको बताया, जो हरियाणा बॉर्डर पे लगता है मोस्टली। तो वहां पर लोगों के अंदर एक ये फीलिंग गई हुई है कि भाई पंजाब से बेटर तो हरियाणा वाले हैं, हरियाणा वाले बीजेपी के साथ चलते हैं, जिनकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है। पहले 10 साल कांग्रेस की थी तो यहाँ हुड्डास थे, अब 15 साल से वहां बीजेपी है तो यहाँ पर खट्टर और सैनी साहब है। तो मतलब हरियाणा के लोग उसी गवर्नमेंट को बनाते हैं हरियाणा के अंदर जो सेंटर में होती है, ताकि सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर बना रहे। अब पंजाब में क्या प्रॉब्लम, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, सेंटर में बीजेपी है, बीजेपी फंड नहीं देती है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है, और बीजेपी ये कह रही है कि हमारे को काम नहीं करने दे रहे, हम बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं। वैसे तो पंजाब को लेकर बहुत सीरियस भी है, लेकिन पंजाब की लोकल गवर्नमेंट हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। तो इन सारी इश्यूज से पंजाब के लोग अक चुके हैं। पंजाब के लोग ये कह रहे हैं कि हरियाणा में 3400 बुढ़ापा पेंशन मिल रही है, हमारे को 1500 मिल रही है। हरियाणा में बहुत सारी और भी स्कीम्स हैं जो हमारे स्टेट में नहीं है सॉरी। तो इन सब चीजों को लेकर पंजाब में कहीं ना कहीं बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, इवन किसान यूनियंस के अंदर भी, क्योंकि किसान यूनियंस ही है ना जो बीजेपी का सबसे ज्यादा विरोध करती हैं। और इवन वो खुश अब भगवंत मान से भी नहीं है, क्योंकि किसान यूनियंस की डिमांड ही इतनी है, वो फुलफिल ही नहीं हो सकती। प्रॉब्लम ये भी तो है किसान यूनियन की पॉलिटिक्स के साथ कि किसानों ने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, उनकी मांग्स को गवर्नमेंट को मानना पड़ा और गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। जो वो 3 फार्म लॉस लेके आए थे, जिनको ब्लैक लॉस भी बोलते हैं, उनको हटाना पड़ा गवर्नमेंट को, और किसानों की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन उसके बाद फिर किसानों का स्टेट गवर्नमेंट के साथ बिजली के लेकर और भी काफी सारे इश्यूज को लेकर लड़ाई होगी, एमएसपी को लेकर होगी। बोले दिल्ली जाएंगे तो पंजाब गवर्नमेंट ने उनको पंजाब में ही रोक लिया, अपना खनौरी बॉर्डर के ऊपर और शंभू बॉर्डर के ऊपर। वहां पर कई दिनों तक लड़ाई चली, एंड में गवर्नमेंट ने उनको भगा दिया वहां से, फार्मर्स को। तो फार्मर्स भगवंत मान से नाराज है, उनको जो होप थी भगवंत मान को लेकर वो उनकी पूरी नहीं हुई है। तो फार्मर भी अब कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल हो रहा है फार्मर्स के बीच में भी बीजेपी को लेकर, कि इतनी माड़ी पार्टी भी नहीं है बीजेपी जितना पोर्ट्रे किया जाता है मीडिया के अंदर। तो बीजेपी को भी एक चांस दिया जा सकता है। मेजरली बीजेपी अर्बन एरियाज में, पहले अकाली दल के साथ जब उनका अलायंस होता था तो अर्बन एरियाज में स्ट्रॉन्ग थी। पठानकोट वाला एरिया लगा लो, अमृतसर वाला एरिया लगा लो, और कुछ अर्बन पॉकेट्स लगा लो, वहां पर बीजेपी सीट्स निकाल लेती। लेकिन प्रॉब्लम ये है बीजेपी और अकाली का अलायंस खत्म हो गया है। तो बीजेपी को अगर कांग्रेस, अकाली और बीजेपी का अलायंस हो जाए ओपनली, तो बीजेपी 10-15 सीट इस बार निकाल सकती है चुनाव में। लेकिन अगर अलायंस ना हो तो बीजेपी अपने दम पे लड़ेगी, ऐसा बोल के गए हैं अभी अमित शाह जी, जो मोगा में रैली हुई थी इनकी बीजेपी वालों की, उसमें कि हम अलायंस नहीं करेंगे अकाली से, अपने दम पे लड़ेंगे। और उन्होंने बहुत सारे लीडर्स को भी ज्वाइन करा लिया अलग अलग पार्टी से। सुनील जाखड़ जी को लिया है जो कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट थे, उसके अलावा कैप्टन साहब को लिया है जो पहले सीएम थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, और भी कई बड़े बड़े लीडर्स को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा लिया। और आने वाले टाइम में भी आप देखना सरप्राइज होगे, बड़े बड़े लीडर्स ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये अलग अलग पार्टी से बंदों को लाके अपनी पार्टियों में ज्वाइन करा रहे हैं और ये अपना बेस बढ़ाने में लगे हुए हैं, और इनका बेस बढ़ भी रहा है। और आने वाली वीडियोस में जो मैं बताऊंगा कौन कौन से एरियाज की बात करूंगा जब कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक, तो वहां बीजेपी के कौन कौन कैंडिडेट हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और साथ में वहां बीजेपी की क्या प्रोबेबिलिटी है, बीजेपी वहां कितना बढ़ रही है, ये भी हम अपनी वीडियो में बात करेंगे। तो
आने वाली वीडियोस, कल से हम जो वीडियो बनाएंगे वो हमारी 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हम 11 कॉन्स्टिट्यूएंसी मालवा रीजन में करके आए, 5 डिस्ट्रिक्ट घूम के आए, वहां का असेसमेंट देंगे आपको पंजाब का। साथ में हमारा चैनल क्योंकि फॉरेन पॉलिसीज को ही कवर करता है मोस्टली, तो पंजाब भी हमारी एक वही कोशिश है कि पंजाब में पॉलिटिक्स क्या हो रही है हम ग्राउंड पे जाके देखें, और साथ में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट हो रही है उनका पंजाब को लेकर क्या असर पड़ रहा है उनको भी हम बताते रहेंगे। क्योंकि ट्रेड डील है उसको लेकर भी फार्मर्स के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा है पंजाब के अंदर। ईरान वॉर हो रही है, उसकी वजह से फर्टिलाइजर्स नहीं आ पा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में फार्मर्स को अपनी जो नई क्रॉप बोनी है जिसमें राइस बोने हैं पंजाब में, तो उसको क्या असर पड़ेगा, ये सारी बातें हम करेंगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।